Uh, good evening everybody. So this is the question which I am going to explain. So जो भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये मतलब कि बेस्ट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए प्रीवियस ईयर एसएससी या गेट या आईएएस की एग्जाम से. सो दैट आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो आफ्टर प्रॉपर अगर आप अच्छे से पढ़ के आएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. मतलब ये मोस्ट कुछ डाउट्स थे कुछ लोगों के इसमें, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो क्या होता है कि ये क्वेश्चन क्या है कि इन एन इंडक्शन मोटर, ये शायद गेट या आई से क्वेश्चन है. ठीक है. इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज द इफ इज द व्हाट विल हैपन आउट ऑफ दिस. किसी भी इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप इंक्रीज करता है तो इनमें से ऐसा क्या होगा. ठीक है. तो वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. देखो किसी भी अगर आप इंडक्शन मोटर का वो ऐसे कि देखो आयरन का क्या होता है, परमिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो फ्लक्स को अलाउ कर देता है कि भाई फ्लक्स आ रहा है ठीक है जाओ. लेकिन एयर के केस में क्या होता है, इसीलिए जो ट्रांसफार्मर बनता है वो किसका बनता है, वो आयरन कोर का बनता है. क्योंकि जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो जाने देगा ऐसे, कोई बात नहीं जाओ भाई. ठीक है. रुकेगा नहीं कोई. लेकिन एयर क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है. तो इसीलिए अब अभी देखो, अभी इंडक्शन मोटर तुम्हारे पास अगर है, ठीक है, ये रोटर है तुम्हारा ना, और ये है स्टेटर. तो पहली बात तो इसके बीच में थोड़ा सा एयर गैप रहता ही है. क्यों रहता है, क्योंकि ताकि घूम पाए. अगर एयर गैप ही नहीं रहेगा थोड़ा बहुत तो ये रोटर घूमेगा तो उससे लड़ने लगेगा. इसलिए एयर गैप तो देखो भाई रहता है. ठीक है. पहले से एयर गैप थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अगर अगर तुम उसको इंक्रीज कर दोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ठीक है. तो आप ऐसे समझो कि पहले सब कुछ ऐसे ही था, मतलब सब कुछ ऐसे था, तो मतलब कि देखो जब भी वो बनता है तो ये होता है कॉपर लॉस कंपोनेंट आईसी, और ये होता है आईम्यू, फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट. ठीक है. और ये होता है नेट आई नॉट. ठीक है. ये होता है नेट आई नॉट, और ये होता है पावर फैक्टर एंगल पाई नॉट, या फाई कह लो उसको सिंपल. ठीक है. तो अब ये हो रहा था, तो ये वाला कंपोनेंट है कॉपर लॉस कंपोनेंट. ठीक. और ये वाला कंपोनेंट है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मतलब कि जो फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट कह सकते हो. ये कंपोनेंट कौन सा है, ये इसी की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है. तो भाई देखो अभी ये था. ठीक. तो देखो एंगल कम है, एंगल कम है ना, तो पावर फैक्टर जो होगा वो कॉस फाई के बराबर होगा ना, कॉस फाई के बराबर होगा. ठीक है. तो अभी एंगल थोड़ा कम है, तो पावर फैक्टर क्या करोगे, ज़्यादा करोगे. ये मतलब ऑलमोस्ट जहाँ थीटा अगर जीरो टेंड करेगा तो कॉस फाई ज़्यादा रहेगा. तो अब सुनो, अब अगर तुमने एयर गैप को इंक्रीज कर दिया, एयर गैप को इंक्रीज कर दिया ना, अब तुम स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई दे रहे थे जिसके वजह से थ्री फेज आर्मर प्रोड्यूस हो रहा था ना. लेकिन अब क्या होगा, अब जिसमें इससे फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन अब जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसका अपोजिशन आ गया है. अपोजिशन आ गया है का मतलब क्या होता है कि अब इसमें अगर तुम एयर गैप बढ़ा दोगे तो ये मोर अपोज करेगा ना. तो उसके लिए तुमको और ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये फ्लक्स अपोज कर रहा है ना, तो और ज़्यादा फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, जब तुम आई म्यू को बढ़ाओगे ना, मतलब तुमको मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ानी पड़ जाएगी. क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस कर पाए. ज़्यादा की ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़्यादा की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एयर गैप हमारा इंक्रीज कर गया था. एयर गैप इंक्रीज करने की वजह से ये फ्लक्स अपोजिशन फैक्टर आ गया था एक तरह से. मतलब एयर गैप जो होता है ऐसा फ्लक्स अपोजिशन फैक्टर होता है, मतलब फ्लक्स तो पहले नहीं था, इसकी पेनल्टी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, आयरन की ज़्यादा होती है ना. आयरन अलाउ कर देता है, लेकिन ये अलाउ नहीं करता है कि भाई हमारे में से फ्लक्स नहीं जाएगा. ठीक है. तो इसलिए क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट देना पड़ेगा, ताकि अच्छे से जो है मतलब जितना इसका रिक्वायरमेंट है रोटर का उसको उतना मिल जाए. तो अब क्या होगा कि ये तो कर नहीं रहा है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फ्लक्स देना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा अब देखो ज़्यादा फ्लक्स अगर तुम दोगे तो क्या हो जाएगा, आई म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी. आई म्यू की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा फ्लक्स रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादा तुमको मैग्नेटाइजिंग करंट देना पड़ेगा. आईसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आईसी सेम उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन आई म्यू ज़्यादा देना पड़ेगा. ठीक है. तो भाई अगर आई म्यू ज़्यादा देना पड़ेगा इसका मतलब ये होता है कि अब तुमको ये देखो इसका इसका लाइन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा. ये आई म्यू अब इतना ज़्यादा हो गया. ठीक है. आई म्यू इतना ज़्यादा हो गया, और आईसी जो पहले था वो इतना ही है. ठीक है. आई म्यू क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि तुमको ज़्यादा फ्लक्स की जरूरत पड़ी, देने की जरूरत पड़ रही है. ठीक है. उतने से नहीं काम हो पा रहा है क्योंकि एयर गैप ज़्यादा अपोज कर रहा है, तो ज़्यादा फ्लक्स देने की जरूरत है. तो अब देखो क्या होगा. अच्छा ये तो आई नॉट क्या होता है, आई नॉट इज नथिंग बट इट इज वॉट, इट इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू क्वांटिटीज, आई म्यू का होल स्क्वायर अपॉन आई सी का होल स्क्वायर, है ना, ये होता है. तो अब आई नॉट जो होगा वो कुछ ऐसा जाएगा. ऐसा क्यों जाएगा यार, भाई ऐसा इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे ये मानो कि ये आई सी ज़्यादा था और ये थोड़ा कम था, तो इसलिए थोड़ा ऑलमोस्ट बीच में था ये. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड जो था. ठीक है. अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आई म्यू जो है वो ज़्यादा है,
आई म्यू ज़्यादा है और आई सी जो है, आई कॉपर जो है वो कम है, इसका मतलब ये हुआ कि आई नॉट रिजल्टेंट जो होगा वो इसके पास ही रहेगा। जैसे होता है ना दो वेक्टर का अगर तो आप समीशन लो, अगर एक इतना बड़ा है और एक इतना, जैसे ऐसे समझ लो कि अगर तुम ऐसे समझो कि अगर आई सी की वैल्यू 1 एम्पियर है ना, और आई म्यू की वैल्यू 6 एम्पियर है, तो आई नॉट ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, आई म्यू के बराबर होगा, मतलब ऑलमोस्ट 6 एम्पियर के बराबर होगा, तो मतलब इसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट इसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब तो ध्यान दो, तो भाई अगर आई नॉट एकदम इधर टेंड कर गया, मतलब और ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो और ज्यादा ऐसे बढ़ता चला जाएगा आई नॉट। ठीक है, तो भाई देखो ये हो गया। अब अगर तुम ध्यान दो तो ये पावर फैक्टर एंगल ये हो गया पावर फैक्टर एंगल फाइव, पावर फैक्टर एंगल ये हो गया 5। तो अगर अब तुम कहोगे कि भैया पावर फैक्टर लिखना है तो क्या करोगे, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5 ना, कॉस ऑफ 5 बोलोगे। भाई 5 तो हमने बोल दिया, लेकिन अब यहाँ से देखो कि 5 की वैल्यू बढ़ गई है। अब 5 की वैल्यू टेंड करने लगी है किसको, 90 डिग्री को टेंड करने लगी है ना, 90 डिग्री टेंड करने लगी है। इसका मतलब पावर फैक्टर जो होगा वो ऑलमोस्ट किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। क्यों, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है ना। तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, इसलिए पावर फैक्टर जीरो को टेंड करने लगेगा। और ऐसा समझो कि पावर फैक्टर कम होता चला जा रहा है, यहाँ पे पावर फैक्टर ज्यादा था, मतलब 1 तो नहीं था, लेकिन फिर भी आप चाहें तो 0.8 के आसपास लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होने लगा, 0.2 0.3 होने लग गया, मतलब ऑलमोस्ट जीरो नहीं बोल सकते हम, आपको बस ऐसे बता, जीरो नहीं बता, मतलब 0.2 0.3 के आसपास हो गया ऑलमोस्ट, मतलब कि बहुत कम हो जाएगा जितना जितना बढ़ाते चले जाओगे। तो पावर फैक्टर क्यों 0.2 0.3 कम हो गया, क्योंकि जो एंगल है पावर फैक्टर एंगल ये बढ़ गया। और जब एंगल बढ़ा तो कॉस 90 जो होता है जीरो, कॉस 90 जीरो होता है, इसका मतलब कॉस 80 जो होता है वो जीरो के आसपास ही होता होगा कुछ, कॉस 70 जो होता है वो भी ऑलमोस्ट, मतलब कि ऑलमोस्ट 0.2 0.3 के आसपास होता होगा। तो पहले पावर फैक्टर हमारा 0.8 था, इस वाले केस में पावर फैक्टर कितना 0.8, और इसमें पावर फैक्टर कितना हो गया 0.2। तो पावर फैक्टर क्या हो गया, कम हो गया। किस किस वजह से कम हुआ, क्योंकि आई म्यू हमको बढ़ाना पड़ गया, आई म्यू हम बढ़ाए तो आई नॉट इधर हो गया ना, मतलब ऑलमोस्ट इसको टेंड करने लग गया। तो आई म्यू बढ़ाए क्यों, क्योंकि एयर गैप बढ़ गया था, एयर गैप बढ़ गया था तो वो क्या कर रहा था, एयर गैप तुम्हारा जो है फ्लक्स को एक तरह से पोजीशन कर रहा था। भाई फ्लक्स को हम नहीं बह रहे थे कि ज्यादा पोजीशन देता है तो उसके लिए आपको ज्यादा फ्लक्स की जरूरत पड़ती है, मोर फ्लक्स इज रिक्वायर्ड, मोर फ्लक्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर विल बी लोअर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, अच्छा देखो आज तो इसने ये लिख दिया, कल पता है क्या लिखेगा, कल ये लिखेगा कि भाई एक बात बताओ, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कहेगा कि भाई पावर फैक्टर एंगल इज इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, नन। अब ये ऑप्शन आने लगेगा कि पावर फैक्टर एंगल जो है वो इंक्रीज हो गया, पावर फैक्टर एंगल डिक्रीज हो गया, पावर फैक्टर एंगल कांस्टेंट रहा, ये नन। तो ऐसे कंडीशन में तुम क्या करोगे, ये ध्यान देना है, पावर फैक्टर एंगल जो है वो बढ़ गया है, पावर फैक्टर एंगल तो भाई देखो बढ़ गया ना, पावर फैक्टर एंगल तो तुम्हारा बढ़ गया है, लेकिन पावर फैक्टर एंगल बढ़ गया तो ये लगा दोगे पावर फैक्टर एंगल की बात कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ पावर फैक्टर बोलेगा तो क्या लगाओगे कि भाई पावर फैक्टर लोवर्ड हो जाएगा कॉस 5, क्योंकि यहाँ ठीक है कॉस 90 का मतलब ऑलमोस्ट 90 टेंड करेगा तो ये 0.2 से 0.3 हो जाएगा। तो ये दो चीज अलग कहते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर फैक्टर एंगल विल बी इंक्रीज, पावर फैक्टर एंगल तो इंक्रीज कर जाएगा लेकिन पावर फैक्टर जो होगा वो लोअर हो जाएगा। ठीक है, सो आई विश इट इज क्लियर, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर, आई होप इट इज क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और गेट में तो बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि व्हेन द सप्लाई वोल्टेज टू इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस बाय 30%, द मिनिमम टॉर्क विल बी रिड्यूस बाय हाउ मच परसेंट। तो भाई देखो ये फॉर्मूला है, मतलब ये कह दो कि मतलब बहुत बीमारी एक दवा, मतलब ये सब मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इफ यू सी विच इज रिलेटेड विद द न्यूमेरिकल ऑफ इंडक्शन मोटर, तो इसी से ही सॉल्व होता है। टॉर्क इक्वल टू एस वी स्क्वायर आर टू इंटू एफ। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको वैरी करके दिखाऊंगा कि वैरी होता है तो कैसे होता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस किया गया है, मतलब बाकी सबको क्या करोगे, कांस्टेंट मानोगे। तो टॉर्क अगर बाकी सबको ये क्या, ये एस फॉर स्लिप, दिस इज वोल्टेज, दिस इज रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस R2 और दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, तो अब वो क्या कह रहा है कि वोल्टेज रिड्यूस हो गया 10%, 10% रिड्यूस हो गया, तो V2 विल बी V1 माइनस 10% रिडक्शन, तो V1 माइनस 0.1, सो न्यू वोल्टेज विल बी 0.9 V1, 10% से घट गया। भाई बाई बोला याद रखना, ये बाई और टू का मतलब अच्छे से समझा करो। अगर बाई 10% बोला है मतलब उसको माइनस करना है, अगर टू 10% बोला मतलब वोल्टेज कितना हो गया 0.01 टू V। ठीक है, तो ये हो गया V2 तुम्हारा 0.9 V1 हो गया। ठीक, अब देखो
तो अब मैं क्या बोला कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के, सो T2/T1 का जो रेशियो होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा V2 का होल स्क्वायर अपॉन V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो T2/T1 इक्वल टू V2 इज नथिंग बट व्हाट 0.9 V1 अपॉन V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो T2/T1 की वैल्यू बराबर आ जाएगी 0.9 का होल स्क्वायर विल बी 0.81, ठीक। सो T2 विल बी इक्वल टू 0.81 इंटू T1, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है ना, तो डिक्रीज विल बी गिवन एज T2 माइनस T1 अपॉन T1, ठीक। तो 0.81 माइनस 1 अपॉन T1, सो 19% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना ये फॉर्मूला जो है, अभी मैं तीनों का एप्लीकेशन बताऊंगा, तीनों को वैरी करके कि कैसे कैसे वैरी करके क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू एस वी स्क्वायर R2 F, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये हुआ है कि भाई किसी भी इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस R2 जो है वो 1 ओम था और टॉर्क तब इतना था ना, व्हाट विल द टॉर्क प्रोड्यूस अगर R2 चेंज हो गया इस वैल्यू से, तो भाई टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है एस वी स्क्वायर R2 इंटू एफ। अब कुछ नहीं बोल रहा है तो बाकी चीज कांस्टेंट मान लोगे, तो क्या कहोगे भैया टॉर्क प्रोपोर्शनल है सिर्फ किसके 1/R2 के ना, तो सिंपल T1 इंटू R21 की वैल्यू बराबर करोगे T2 इंटू R22 मतलब कि न्यू वैल्यू, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है, T2 विल इक्वल टू T1 मतलब कि 100 नैनोमीटर, सॉरी 100 न्यूटन मीटर, 100 इंटू R21 मतलब कि ये 1 ओम अपॉन R22 मतलब कि न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो ये 2 इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से करना है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन लेके आया ये भी इस पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अभी इसको सॉल्व करने के बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि किसका क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन। आई होप ये ऊपर दोनों के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, एस बी स्क्वायर R2 कैसे होता है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी कुछ नहीं दिया तो कॉन्सेप्ट बनोगे। तो बी का मैंने बता दिया, आर का मैंने बता दिया, अब तुमको हम एस और एफ के बारे में बता जा रहे हैं, एस और एफ अगर वैरी करता है तो तुम कैसे करोगे। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि स्पीड ऑफ 4 पोल इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल बाय वैरिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी व्हाइल मेंटेनिंग द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, मतलब वी बाई एफ रेशियो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना। ये कांस्टेंट करते क्यों होंगे यार, अरे इसलिए करते ना क्योंकि देखो जो हमारा फ्लक्स है ये डिपेंड करता है वी बाई एफ पे, ठीक। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर है, कोई भी डीसी मशीन है ना, कुछ भी है, उसको हम ऑलरेडी मैक्सिमम फ्लक्स पे वो कराते हैं, मतलब अगर तुम फ्लक्स कर बनाते हो तो ऐसे इंक्रीज होता है फिर सैचुरेट हो जाता है, तो और ऑलरेडी अपने हम ट्रांसफार्मर या मशीन को न्यू पॉइंट पर, ये न्यू पॉइंट कहता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम फ्लक्स पे ऑपरेट करा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा करोगे तो वो सैचुरेट हो जाएगा, उससे कम करोगे तो कम हो जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा वी बाई एफ से कांस्टेंट होता है ताकि हमारा जो फ्लक्स है जो ऑलरेडी मैक्सिमम पे है वो मैक्सिमम पे ही रहे, उस पर कोई भी हम टच ना करें, ठीक है। तो ये होता है वी बाई एफ कांस्टेंट का वजह। फिर अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। एट रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना एंड रेटेड वोल्टेज ऑफ इतना, इट्स स्पीड इज इतना आरपीएम 140 आरपीएम, फाइंड द स्पीड एट 30 हर्ट्ज, अज्यूम लोड टॉर्क कांस्टेंट, इस पे तुमको स्पीड निकालना है। तो देखो मैंने अभी भी आपको बताया था कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है एस बी स्क्वायर R2 के, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे भाई, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन की खासियत पता क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो स्लिप भी बदलेगा। स्लिप क्यों बदलेगा, क्योंकि स्लिप क्या होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, तो एन एस डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, इसका मतलब स्लिप भी डिपेंड कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी पे ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे कि सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकाला हमने, एन एस वन करके सिंक्रोनस स्पीड इतना है 1500 आरपीएम, फिर हमने स्लिप निकाला S1 सबसे पहले कंडीशन का, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है। तो ये 0.04 आ गया तुम्हारा स्लिप। अब ये क्या कर रहा है भाई, वोल्टेज वी वाई एफ रेशियो कांस्टेंट है ना, तो वी वाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो न्यू देखो दूसरा वाला वोल्टेज तुमको दिया नहीं है कि ना, इस पे तुमको जो स्पीड पूछा है जिस वोल्टेज पर, इसके करस्पॉन्डिंग तुमको वोल्टेज नहीं दिया है, तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, वोल्टेज के लिए ये दिया है कि भाई वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट करना है ना तुमको इसका, तो वहां से वोल्टेज करोगे V2/F2 इक्वल टू V1/F1, तो V2 की वैल्यू V1 जो कि कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, V1 400 दिया हुआ है, ठीक, इंटू F2 मतलब कि न्यू फ्रीक्वेंसी वो 30 हर्ट्स हो गई, अपॉन F1 वो जो कि 50 हर्ट्स है, क्यों 50 हर्ट्स है ये दिया हुआ है, ये F1 है ये F2 है, ठीक। तो देखो 400 इंटू F2/F1 तो 240 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो अभी देखो अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लोड टॉर्क आजू लोड टॉर्क कांस्टेंट,
तो लोड टॉर्क का एक्सप्रेशन तो ऐसे दिया जाता है एस बी स्क्वायर आर टू एफ से, ठीक है। अब तुमको चूंकि ये बोल दिया लोड टॉर्क कांस्टेंट है, इसका मतलब T1 इक्वल टू T2 मानोगे, ठीक है। तो अब देखो T1 जो दिया जाएगा वो S1 B1 स्क्वायर अपॉन F1 और T2 क्या दिया जाएगा S2 B2 स्क्वायर अपॉन F2। सिंस T1 इक्वल टू T2 है तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। हमको देखो करना क्या है, हमको करना सिर्फ इतना है, इसमें हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई देखो V2 बदला हम सबको कांस्टेंट मान के कर लिए, R2 बदला सबको कांस्टेंट मान के कर लिए, लेकिन भाई अगर फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं बदल जा रहा है, 50 से 30 हो जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी वैरी करोगे तो स्लिप भी वैरी कर जाएगा, स्लिप भी वैरी कर जाएगा, क्योंकि S इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये होता है। भाई ये एन एस क्या होता है यार, ये डिपेंड करता है ना 120 एफ बाई पी, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, तो भाई इनडायरेक्टली ये भी तो डिपेंड कर गया ना फ्रीक्वेंसी पे, देखो डिपेंड तो कर रहा है भाई, तो इसीलिए इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत टिपिकल है, लेकिन उतना टिपिकल भी नहीं। तो अब तुमको करो क्या, स्पीड इस पे पूछा हुआ है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज नहीं दिया है, तो वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट करके वोल्टेज निकालेंगे, जो कि कितना आ गया 240 वोल्ट आ गया। चलो ये तो समझ में आ गया यार हमको। अब क्या करें, अब क्या करोगे तो तुमको स्पीड निकालनी है कि N2 की स्पीड क्या होगी ना, तो वो सिंक्रोनस स्पीड नहीं पूछ रहा है, वो रोटर की स्पीड पूछ रहा है ना। सिंक्रोनस स्पीड तो तुम यहाँ से निकाल ही लोगे यार, 120 120 एफ बाई पी, ये तो तुम सिंक्रोनस स्पीड निकाल ही लोगे, लेकिन तुमसे ये पूछ नहीं रहा, वो तुमसे रोटर की स्पीड पूछ रहा है। तो अब देखो ये करोगे तो क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट था इसलिए एस बी स्क्वायर आर टू टू एफ, ठीक। तो भाई आर टू तो कांस्टेंट है, तो एस वन बी वन का स्क्वायर अपॉन एफ वन इज इक्वल टू एस टू वी टू का स्क्वायर अपॉन एफ टू, ठीक। तो यहाँ से एस टू की जो वैल्यू होगी, यहाँ से देखो वो एस वन बी वन का स्क्वायर इंटू एफ टू अपॉन एफ वन अपॉन वी टू, मतलब कि सिंपल अगर आप यहाँ से देखें तो ये बी वन बाई वी टू का होल स्क्वायर, इसको वी टू को इधर भेजोगे तो बी वन बाई वी टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, एफ टू अपॉन एफ वन इंटू एस वन हो जाएगा, तो ये स्लिप, ये न्यू स्लिप कहलाएगी। तो एस टू क्या हो जाएगा, एस वन जो कि 0.04 था, ये कब निकाले थे, ये एकदम पहले निकाले थे, देखो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक। ये हो गया इंटू एफ टू न्यू फ्रिक्वेंसी 30 और एफ वन न्यू पहली वाली फ्रिक्वेंसी जो थी वो 50 थी, वी वन क्या था वो 400 था, वी वन 400 था, ठीक। और वी टू क्या था, वी टू अभी नहीं निकालते 240 था, तो देखो 240, ठीक। यहाँ से तुम्हारा न्यू स्लिप आ गया। अब तुमको निकालना क्या है, तुमको रोटर की स्पीड निकालनी है, तो देखो सिंक्रोनस स्पीड निकालोगे सेकंड कंडीशन के लिए विद न्यू फ्रीक्वेंसी 120 एफ, एफ मतलब कि 30 अपॉन पी मतलब 4, ठीक। क्यों 4, क्योंकि 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा 900 आरपीएम आ जाएगा। तो सिंक्रोनस स्पीड सेकंड कंडीशन जो तुम्हारे निकालोगे वो एन एस वन माइनस एस टू इंटू वन माइनस एस टू करोगे, तो एन एस जो कि सेकंड कंडीशन लिए एन एस टू है, वन माइनस एस टू मतलब कि 0.067, तो करोगे तो 840 आरपीएम आएगा, ठीक है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 840 आरपीएम, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा मकसद कराने का ये था कि जो ये फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू एस वी स्क्वायर आर टू इंटू एफ, इसमें अगर फ्रीक्वेंसी बदल रहा है तो फिर स्लिप भी बदलेगा, तो आपको इस तरह से करना है। और जनरली ये टॉर्क अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं भी देता है तो ये बोल देगा कि भाई T2 इक्वल टू 5 टाइम्स T1, ये बोल देगा, तो इतना तो तुम कर ही ले जाओगे कि T2 को यहाँ मतलब कि डिवाइड दोनों को कर दोगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है ये एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एस टू हम कैसे निकाल रहे हैं। सिंपल V1 V2 को इधर भेजोगे तो V1 बाई V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, F2 बाई F1 हो जाएगा इंटू S1 हो जाएगा, F2 बाई F1 इंटू S1 V1 बाई V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। V2 मतलब कि दूसरा वाला वोल्टेज जो तुम निकाले हो, और V1 जो पहला वाला वोल्टेज, ठीक है। स्लिप यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ पर सिंक्रोनस रोटर की जो स्पीड होगी वो ये निकलेगी, सिंक्रोनस स्पीड जो निकालोगे तुम ऐसे निकालोगे, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, और ये गेट का क्वेश्चन था 2 नंबर का, जो कि शायद आई होप 18-19 या फिर 16-17 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2 नंबर क्वेश्चन था ये, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो दिस वाज अ कंसेप्ट ओनली। सो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी आ सकते हैं आजकल के पेपर में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। बस आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, वो चीज़ ये है कि जो ये रिलेशन है कि टॉर्क जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है एस बी स्क्वायर आर टू इंटू एफ के, ये आपको जानना है बस, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखेगा तो आप कुछ भी वेरी करेगा इसमें से तुम कर ले जाओगे, ठीक है ना। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो अदर थिंग अदर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। हाँ, ये इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ऐसा क्या है, इसमें क्या है कि लोगों को बहुत डाउट होता है कि व्हेन एडी करंट लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर आई रिड्यूस, ऐसा ऐसा क्या करें इनमें से कि हमारा एडी करंट लॉस जो ट्रांसफार्मर में हो रहा है वो कम हो जाए। तो भाई एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर बी स्क्वायर
टी स्क्वायर ना। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और टी मतलब कि थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ दैट लेमिनेशन। तो अगर तुम लेमिनेशन मोटा कर दोगे, थिक मतलब होता है मोटा, थिक मतलब क्या, मोटा, और थिन मतलब पतला ना। तो थिक मतलब मोटा कर दिए अगर तुम, तो मतलब T2 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो एडी करंट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। थिक नहीं करना है हमको, थिन करना है। थिन क्यों, थिन थिन करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि जो एडी करंट लॉस है वो प्रोपोर्शनल है थिकनेस के टी स्क्वायर के। दिस इज नथिंग बट व्हाट, थिकनेस। एक है क्या, ये थिकनेस ही तो है भैया, ये थिकनेस का होल स्क्वायर है ना। तो कम से कम थिकनेस रखोगे तभी एडी करंट लॉस कम होगा, तो इसलिए थिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लोगों को बहुत डाउट हो जाता है भाई थिक होगा कि थिन होगा कि और कुछ होगा, तो एकदम याद रखना कि एडी करंट लॉस का फॉर्मूला जो होता है, ये आप पढ़ते होंगे जब आप ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस निकालते होंगे, तो ये फॉर्मूला आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ दैट लेमिनेशन, ठीक है, तो इट मस्ट बी अ थिन। So I hope it is clear, ठीक है। So D is the right answer for this question. So please subscribe to my YouTube channel। और अगर आपको लखनऊ मेट्रो या फिर इसरो या फिर डीएमआरसी के प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।